होता है? हम बच्चों की साइंस की दुनिया, जहाँ गुब्बारे भी गाना गाते हैं। गाना गाते हैं, वो भी साइंस की मदद से। हम आपको ये बताएंगे, लेकिन इससे पहले मुझे आपसे कुछ कहना है, इनफैक्ट कुछ पूछना है। पूछो पूछो, आज तो मैं भी एकदम तैयार हूँ। कौन है जिसके सिर भी तुम भी, रहता नहीं कभी अकेला, ना कीड़ा ना मकोड़ा, ना जानवर ना पंछी, ना सांप ना बिच्छू, बूझो तो कौन है ये? एक क्लू मिलेगा? इस सिर और दुम वाले को केटू बहुत पसंद करती है। केटू को तो कितनी सारी चीजें पसंद है। केटू को बच्चे पसंद है, एक्सपेरिमेंट्स पसंद है, प्रश्न पसंद है, मॉडल पसंद है। तुम भी ना? इन्हीं में से एक है उसका आंसर। तुम भी? I got it. प्रश्न जिसकी सिर है और दुम भी। सवाल के सिर और दुम क्यों है, ये तो आप केटू से ही सुनिए। सवाल के सिर भी और दुम भी, ऑफ कोर्स, नहीं समझे? सिर इसलिए क्योंकि सिर में होता है दिमाग, और हमारे हर सवाल भी होते हैं इंटेलिजेंट, दिमाग वाले। और दुम इसलिए क्योंकि हर सवाल के पीछे पीछे आता है उसका जवाब, उसका एक्सप्लेनेशन, मतलब उसकी दुम। K3H2 का, यही तो कहते हैं अपने आप को, हर्ष और हेमा H2। सवाल पूछा है टीवी के बारे में। कहते हैं कि टीवी के सामने हाथ रखने से बाल क्यों खड़े हो जाते हैं? अरे दीपिका और शिवम भी तो गुब्बारों से खेल रहे थे ना। टीवी, बाल, गुब्बारे, सब कुछ ही तो जुड़ा है, देखिए। मैं थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही हूँ, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और मैं इस पानी के ट्यूब से एक पतली पानी की धार बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बन गई। दीपिका, अब जरा बलून पास लाना इसके, और फिर देखिए साइंस का कमाल। गुब्बारे को बालों में रगड़ने से ऐसा क्या हुआ जो पानी की धार भी इसके पास खींची चली आई? ऐसा ही होता है, में ये साइंस हम समझ चुके हैं। गुब्बारा बालों से रगड़ता है तो बालों के इलेक्ट्रॉन्स उसमें चले जाते हैं। ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मतलब स्थिर विद्युत, एक जगह जमा चार्ज। बिल्कुल यही होता है जब टीवी चलता है। टीवी की इलेक्ट्रॉन गन्स स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉन्स दागती हैं, जिससे स्क्रीन के पीछे स्थित फास्फर्स चमकते हैं और स्क्रीन पर तस्वीर बनती है। इन इलेक्ट्रॉन्स में से कुछ स्क्रीन पर जमा हो जाते हैं और बन जाती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, थर्मोकोल की बीज तक को स्क्रीन ऊपर खींच लेता है। यही स्थिर विद्युत हमारे हाथों के बालों को भी अपनी तरफ आकर्षित करती है, वो खड़े हो जाते हैं। कंप्यूटर के मॉनिटर पर भी ऐसा ही होता है। मैं K2 और आप H2, मैं क्यों और कैसे, और आप हर्ष और हेमा। और आप सबके लिए भी एक बात जरूर याद रखिएगा कि हर चीज का कोई ना कोई कारण जरूर होता है। हर सवाल का जवाब होता है, जैसे इस सवाल का भी है जो पूछा है हमसे कृष्ण गुप्ता ने। मैंने ताली बजाई, आपको सुनाई दी। मैंने ताली 2 बार बजाई, आपको 2 बार सुनाई दी। लेकिन फिर ये आवाज कहां चली गई? यही तो पूछा है कृष्णा ने। पूछते हैं कि सुनाई देने के बाद आवाज कहां गायब हो जाती है, कहां चली जाती है? इसका जवाब छुपा है साउंड वेव्स में, ध्वनि तरंगों में।
चलिए समझ लेते हैं। साउंड एक वाइब्रेशन, एक कंपन, मानो एक धक्का। ध्वनि माध्यम को धक्का देकर ही तो आगे बढ़ती है। जितनी जोर का धक्का उतनी अधिक ऊर्जा, उतनी जोर की आवाज। लेकिन यह धक्का जैसे जैसे दूर जाता है वो कमजोर होता है और आखिर में खत्म हो जाता है। तभी तो आवाज के सोर्स के जितने पास हमारा कान, उतनी जोर की आवाज। दीपिका और शिवम के अड्डे पर एक तस्वीर लगी है सर आइंस्टाइन की। कभी नोटिस किया है? उसमें वो ऐसे जीप चढ़ा रहे हैं। कभी सोचा है किसको और क्यों चढ़ा रहे हैं? शायद दीपिका और शिवम को भी इसका जवाब ना पता हो। आपको पता है? यही तो है मेरा K3 उन दोनों के लिए। तो देखते रहिए। Sir, one photo. So please, sir, one photo. Sir, please, sir, one. So smile. बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। सर आइंस्टाइन का बर्थडे था और प्रेस उनके पीछे पीछे लगा था। भाई इन सब चीजों से तंग आकर उन्होंने जीप चढ़ा दी। और उन्हें क्या पता था कि उनकी ये फोटो इतनी फेमस हो जाएगी कि हर जगह दिखेगी। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन को 20वीं शताब्दी का सबसे महान साइंटिस्ट कहा जा सकता है। E = mc², थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ उन्होंने दुनिया को बताया कि मैटर को, पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। सर आइंस्टाइन का जन्म जर्मनी में हुआ, लेकिन उन्हें तो एक वर्ल्ड सिटीजन माना जाता है। K2, हमारा जवाब सही है ना? बिल्कुल सही, वेरी गुड। वैसे काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थे सर आइंस्टाइन। चलो अब हम एक गेम खेलते हैं। K2 गेम, पर अगला K3? अगले K3 के जवाब में तो है ये गेम, गुदगुदी। देखो इसे तो बिना किए ही हो रही। जब हम खुद को करते हैं तो कुछ नहीं होता, लेकिन किसी और को करते हैं तो दीपिका की तरह उछल जाता है। K2 पर वैसे भी गेम और गुदगुदी के बीच में क्या रिश्ता? गुदगुदी के सवाल का जवाब इस खेल के साथ। आप भी खेलिए और समझिए कि हम खुद को गुदगुदी क्यों नहीं कर सकते। यही तो है कुलजुम के सवाल का जवाब। देखिए, खेलते हैं एक खेल, रिफ्लेक्स एक्शन का खेल। देखा कितना मुश्किल है किसी दूसरे के ऐसे गिराने पर कार्ड को पकड़ना, लेकिन अगर हम खुद गिराएं तो आसानी से कैच कर सकते हैं। हमारे ब्रेन को पहले ही पता होता है कि कार्ड गिरने वाला है, तो वो कैच के लिए तैयार हो जाता है। खुद करने पर गुदगुदी ना होने का राज भी यही है। जब हम खुद को गुदगुदाते हैं तो हमारे मस्तिष्क को पहले से ही पता होता है कि कोई गुदगुदी करने वाला है। ब्रेन साइंटिस्ट्स ने साबित कर दिया है कि गुदगुदी तो तब होती है जब कोई और करे, और वो भी अचानक। K2 भी बड़ी ही मजेदार है। हमें हंसाती हैं, हंसी की साइंस बताती हैं, फिर कंफ्यूज करती हैं और चली जाती हैं। और वो भी अचानक। हमने तो सिर्फ एक K3 पूछा था। 2 लेटर्स में एक क्वेश्चन, थोड़ा डिफिकल्ट है, ध्यान से सुनिए। तो क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन जल जाता है और ऑक्सीजन जलने को सपोर्ट करता है ना? लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाते हैं और वाटर आग को बुझाता है। बड़ा ही गोलम गोल क्वेश्चन है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। मुझे भी कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन बात तो ये है कि K2 ने भी इसका जवाब नहीं दिया। कहने लगी खीरा, मुझे खीरा खाना है, और फट से चली गई। खीरा मुझे बहुत पसंद है, और नमक लगे खीरे का तो स्वाद ही और है। अरे भाई, इस नमक में ही छिपा है आपका जवाब। मैं आपके सवालों का जवाब ही तो दे रही हूं, संदीप और अभिषेक जी। अरे भाई, ये साइंस की दुनिया है और यहाँ ऐसा ही होता है।
देखिए, सोडियम जहरीली है, क्लोरीन भी विषैली, पर दोनों मिलकर बनाते हैं नमक। नमक जो जहरीला नहीं बल्कि हमारे लिए जरूरी है। विज्ञान का एक इम्पॉर्टेंट नियम समझ लें। एलिमेंट्स के मिलने पर जो कंपाउंड बनते हैं उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होती हैं। अब बात पानी की। गुब्बारे में भर देते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों मिलते हैं तो लगती है आग और बन जाता है पानी, वाटर, H2O। पानी जिसकी प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग। पानी तो वो मॉलिक्यूल है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ जलने से बनता है। पानी की गर्मी सोखने की क्षमता बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो आग बुझाता है। शिवम, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? पानी बॉईल होता है। नहीं दीपिका, बॉईल नहीं होता, वरना हमारा हाथ जल जाता। ऐसा कुछ नहीं है, पानी बॉईल होता है। क्या पोपो पानी कर रही हो? मैं कह रहा हूँ कि पानी बॉईल नहीं होता। याद है जब हम लोग नहीं दीपिका, नहीं, समझने की कोशिश करो। अरे आप मत घबराइए, हम लड़ाई नहीं कर रहे, हम अपना दिमाग दौड़ा रहे हैं। हमें K3 का जवाब ढूंढ रहे हैं। सवाल वाटर साइकिल पर है। पृथ्वी की सतह पर से पानी हमेशा इवेपोरेट होता जाता है और वो हवा से मिल जाता है। पर भाप बनती है 100 डिग्री सेल्सियस पर, और वो तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है। तो क्या सच में नदी और समुंदर का पानी बॉइलिंग हॉट होता है? और हम झगड़ इसलिए रहे थे कि हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम इसका जवाब कैसे दें। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता दीपिका। इन दोनों को यूं ही झगड़ने देते हैं। इस सवाल का जवाब मैं आपको देती हूँ। अब सवाल इतना इंटरेस्टिंग है तो जवाब भी थोड़ा इंटरेस्टिंग स्टाइल में देना पड़ेगा। ये भी तो वेपराइजेशन है। मेरी सांस का मॉइस्चर वेपर बन गया। तो वेपराइजेशन और बॉइलिंग में क्या अंतर है ये जानते हैं आप? देखिए, समुंदर का पानी अगर उबल रहा होता तो क्या ये मछुआरे उसमें खड़े हो पाते? क्या समुंदर के अंदर सभी जीव बॉईल नहीं हो जाते? पर सच है कि समुंदर का पानी इस वक्त भी भाप बन रहा है। वाष्पीकरण जो होती है सतह पर, इसमें पानी के हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स भाप बनकर हवा में मिल जाते हैं, लेकिन समुंदर का पानी उबल नहीं रहा होता। दूसरी तरफ बॉइलिंग या उबलना ये एक बल्क प्रोसेस है जिसमें पूरे लिक्विड का तापमान बॉइलिंग पॉइंट पर है। केतली के सभी मॉलिक्यूल्स इस वक्त 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप तेजी से बन रही है। सब तरफ बुलबुले उठ रहे हैं। एक फैक्ट याद रखें, पानी को आप कितना भी गर्म करें वो 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म नहीं हो सकता। K2 का तो कोई जवाब नहीं है। ऑफ कोर्स उनका जवाब है। इनफैक्ट उनके पास तो हर चीज का जवाब है। तुम्हें लगता है कि K2 को पता होगा कि कुत्ते की नाक ठंडी क्यों होती है? क्या? ये कैसा क्वेश्चन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसे भेजा है तनुश्री सेन ने जमशेदपुर से। तो चलो K2 से पूछते हैं कि क्या इसका भी कोई साइंटिफिक रीजन है? डॉगीज की नाकें ठंडी क्यों होती हैं? ठंडी और गीली। उनकी नाकों को इस अंदाज में कभी नहीं देखा होगा आपने। चलिए देखते हैं और सूंघ निकालते हैं इस K3 का जवाब। कुत्तों की नाक अजब है। गीली इसलिए क्योंकि नाक के अंदर है विशेष ग्रंथियां जो उसे लगातार गीला रखती हैं। ठंडी इसलिए क्योंकि नाक से लगातार इवेपोरेशन होती है। कुत्ते के स्वेट ग्लैंड्स सिर्फ पंजों में हैं, इसीलिए वो जीभ बाहर लटकाकर हाँफता है और नाक से भी गर्मी दूर भगाता है। गीली नाक ही सूंघने में मदद भी करती है। कुत्तों की सूंघने की क्षमता हमसे बहुत ज्यादा होती है। बल्कि कुछ कुत्तों की ब्रीड्स तो ऐसी होती है जो हमसे 10,000 गुना ज्यादा बेहतर सूंघ सकते हैं। और हाथी तो कुत्तों के भी गुरु हैं।
आपको तो पता ही है उनकी नाक कहाँ होती है। उनकी नाक होती है उनकी सूंड की टिप पर। इससे वो किलोमीटर्स तक की खुशबू ले सकते हैं। खुशबू और बदबू भी। दीपिका, भाई पोलार बेयर्स भी अपने सेंस ऑफ स्मेल के लिए बहुत मशहूर हैं। और पोलार बेयर्स को तो हम भूल ही गए। यही तो है हमारा K3, पोलार बेयर्स और वॉलरसेस। आई एम श्योर K2 को जरूर याद होगा। चूहे, हाथी, खरगोश, कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, डॉल्फिन, सील्स, वॉलरस और हम सब एक ही फैमिली के तो हैं, रिश्तेदार। हम सब हैं मैमल्स, स्तनधारी। तो ध्यान में रखिएगा ये बात जब हम देंगे आपको हमारा अगला K3। तो मान लेते हैं ये बोतल है एक पोलर बेयर। इस पोलर बेयर को लगानी है इसके अंदर डुबकी अपना खाना लेने के लिए। तो इसने ली एक लंबी सांस। शुरू हो जाए। अब अंदर जाकर ये छोड़ेगा अपनी सांस। अब क्या ये फिर से सांस अंदर खींच पाएगा? देखें। ये दोनों मैमल्स हैं स्तनधारी। खाने की तलाश में पानी के अंदर जाना पड़ता है, लेकिन सांस रोककर। कोई भी मैमल पानी में सांस नहीं ले सकता। पोलार बेयर गोता लगाता है और 2 मिनट तक अंदर रह सकता है। पानी के अंदर सांस लेने के लिए बनी है तो सिर्फ मछलियां। मुंह से पानी अंदर, जो गिल्स के ऊपर से बहता है और उसमें घुली ऑक्सीजन मछली अंदर ले लेती है। व्हेल्स पानी के अंदर सांस रोकने की चैंपियन है तो मैमल, लेकिन अपने आप को पानी के अंदर रहने के लिए अडैप्ट कर लिया है। टर्टल्स और सांप भी पानी के अंदर रहते हैं, लेकिन सांस लेने के लिए बाहर आना ही पड़ता है। बस याद रखना है तो सिर्फ ये कि मछलियां यानी फिशेस के अलावा कोई भी पानी में सांस नहीं ले सकता। इसे ट्राई भी ना कीजिए। सबसे मोटा, सबसे पतला, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे तेज, सबसे धीमा। पहला, फर्स्ट एवर। ऐसे रिकॉर्ड ब्रेकिंग फैक्ट्स में हम सबको बड़ा इंटरेस्ट होता है, तभी तो हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत सारे मजेदार सवाल, जिनके जवाब देंगे फटाफट। दुनिया में पहला ग्लोब बनाने का श्रेय जाता है मार्टिन बीहेम को। बीहेम जर्मनी में मैप मेकर थे, नक्शे बनाना उनका काम। एलिमेंट्स में हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है टंगस्टन का, स्टैंडर्ड प्रेशर पर 5000 केल्विन से भी ज्यादा। पीरियोडिक टेबल में उसका पड़ोसी रेनियम भी उसकी टक्कर का है। इस हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट के कारण टंगस्टन का इस्तेमाल बहुत सी चीजों में किया जाता है। पहली ईमेल भेजने का श्रेय जाता है इंजीनियर रे टॉमलिंसन को। वर्ष 1971। पहली इलेक्ट्रॉन मेल टॉमलिंसन ने खुद को भेजी, अगल बगल रखे एक कंप्यूटर से दूसरे को। टॉमलिंसन ने ही पहली बार @ सिंबल को यूज किया था। क्या आपको पता है कि पहले बटरफ्लाइज को फ्लटरबाइज कहते थे? फ्लटरबाइज, लेकिन अब हम आपको सिर्फ बाय कह सकते हैं। बस उतना सा ही टाइम बाकी है। लेकिन जाने से पहले जल्दी आपको बता देते हैं इस गुनगुनाते गुब्बारे का राज। हमने इस गुब्बारे के अंदर डाला था ये नट बोल्ट, और देखिए फिर ये गुब्बारा कैसे गुनगुनाता है। तो मिलते हैं अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय। हम बच्चों की साइंस की दुनिया में ऐसा ही होता है। हिंदुस्तान के हर कोने में नौजवानों के पास प्रतिभा है, उन्हें अवसर चाहिए। NIOS has been providing opportunities to youth for their development. Some of them have brought great laurels to the institute. With NIOS, many Divyang students have proved their strength. Join NIOS and make a difference.
NIOS के जरिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग या राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, इस संस्थान का एक बड़ा उद्देश्य है आम आदमियों के जीवन को बेहतर बनाना। ऐसे लोग जिनके लिए शिक्षा एक दूर का सपना है, या वे बच्चे जो परिवार की रोजी रोटी कमाने के लिए बीच में ही स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। NIOS ऐसे बच्चों और बड़ों को दोबारा शिक्षा से जुड़ने का मौका मुहैया कराता है ताकि वे एक बेहतर जीवन जी सकें। 1989 में स्थापना के बाद NIOS ने देश के लाखों बच्चों और वयस्कों को बेहतर शिक्षा से जोड़ा है। इनमें हर उम्र, हर पृष्ठभूमि, हर जाति, हर मजहब और हर क्षेत्र के लड़के लड़कियां, महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। बढ़ई से लेकर पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर, बेकर और दर्जी तक NIOS कोशिश कर रहा है सबको शिक्षित और सशक्त बनाने की, चाहे वो असम के दूर दराज इलाके में रहने वाला हो या फिर मुंबई जैसे महानगर का। NIOS ने अपनी मौजूदगी हर जगह दर्ज कराई है। NIOS ने शिक्षा की परंपरागत सोच को ही बदल दिया है। वो पढ़िए जो हम पढ़ाते हैं की जगह NIOS की नई सोच है, हम वो पढ़ाते हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं। इस नई सोच ने लोगों को आगे बढ़ने और NIOS के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। शिक्षा उपलब्ध कराने के मामले में NIOS किसी सीमा को नहीं मानता, उम्र की सीमा को भी नहीं। चंडीगढ़ के गणेश के लिए भी NIOS एक वरदान साबित हुआ। NIOS शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को भी बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा न केवल रोजगार के द्वार खोलती है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास और गर्व के साथ जीना भी सिखाती है। NIOS खेल के इन सितारों को उनकी सुविधा और समय के अनुसार बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराता है। मेरी कॉम, सोमदेव देववर्मन, देविका रेबेका पल्लिकल, अरमान इब्राहिम, प्रद्युमन प्रकाश और अमयजोत सिंह। NIOS सीमा पर खड़े उन प्रहरियों को भी शिक्षा से लाभान्वित करता है जो देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से भी नहीं चूकते। सच तो ये है कि NIOS की पहुंच हर ओर रहती है, चाहे वो दूर दराज के आदिवासी हो या जेल की कोठरी में बंद कैदी या फिर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीब निवासी। देश में कहीं भी कोई भी व्यक्ति, स्त्री, पुरुष, लड़का, लड़की, अमीर, गरीब शिक्षा से वंचित न रहे। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान का यही मिशन है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान पूरे देश में शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास के क्षेत्र में बहुत सारे कोर्सेज दे रहा है। लगभग 100 से ज़्यादा कोर्सेज हैं। हम दूर दराज के गांव में अपने संस्थान बनाते हैं और वहाँ के बच्चों को, वहाँ के बच्चियों को, वहाँ के वयस्कों को हुनर के क्षेत्र में शिक्षा पहुँचाते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि अब हम आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स जिन क्षेत्रों में 12वीं का सर्टिफिकेट दिया जाता रहा है, अब हम हुनर के क्षेत्र में, वोकेशनल एरिया में भी 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेशन करेंगे। तो वो बच्चे जो कृषि से जुड़े हुए हैं, कारपेंट्री से जुड़े हुए हैं या दूसरे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, वो अपने ही क्षेत्र में काम करेंगे, सीखेंगे, हुनर पैदा करेंगे अपने में और सर्टिफाइड भी होंगे कि वो सर्टिफाइड कृषक हैं, खेतिहर हैं। तो आज तक जो हमारे देश में ये सोच रही है कि आप 12वीं पास तभी कहे जाएंगे जब भूगोल, अर्थशास्त्र, भौतिकी ये पढ़ेंगे, अब ये समय बदल गया है। ITI में जितने बच्चे पढ़ते हैं, लगभग 18 लाख बच्चे हर साल दाखिला लेते हैं। अब हम उनको सर्टिफिकेशन करेंगे। NIOS अपने छात्रों को माध्यमिक स्तर पर 26 और उच्च माध्यमिक स्तर पर 19 विषयों का विकल्प देता है। पढ़ाई किस माध्यम से करनी है, इसमें भी आपको लचीलापन मिलेगा। माध्यमिक स्तर पर ही 7 भाषाओं के अलग अलग माध्यमों का विकल्प मौजूद है। शैक्षणिक कार्यक्रमों के अलावा
86 वोकेशनल शिक्षा कार्यक्रम भी उपलब्ध हैं, जो छात्रों को कामकाजी दुनिया के लिए तैयार करते हैं। वोकेशनल प्रशिक्षण को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए NIOS ने ITDC, सिस्को, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जैसे कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के साथ भागीदारी स्थापित की है। आज लाखों छात्रों के लिए अपनी पसंद का स्कूल है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। NIOS ने एक लंबा सफर तय किया है, लेकिन मंजिल अभी दूर है। निरंतर विकास और नवीनीकरण के लिए NIOS सदैव प्रतिबद्ध है। शिक्षा का उद्देश्य महज रोजगार जुटाना ही नहीं है, बल्कि स्वयं को सशक्त बनाना भी है। NIOS लाखों छात्रों के लिए यही आत्मसम्मान दिलाने में जुटा है। लाखों लोगों के लिए एक आशा और उम्मीद है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। शिक्षा सबके लिए, कहीं भी, कभी भी।